लूटना, तोड़ना, बर्बाद करना, उनकी हत्या करना शुरू कर दे और जब वो जाति के आधार पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाए तो समझ लो भी मनुवादी तंत्र आ गए हैं। समझे? लड़ो मत, बैठ जाओ तुम लोग अपनी जगह में, छोड़ो तुम लोग उधर मत देखो। वो कुछ लोग आए इसलिए हैं कि यहाँ का माहौल खराब कर सके, वो इसलिए आप इधर देखो, उधर छोड़ दो। वो आए इसलिए, उधर मत देखो, आप लोग इधर जाओ बस। वो भेजे इसलिए गए हैं कि आपका ध्यान भटकाया जा सके। मैं तो जानता हूं ना, इसलिए मैं कह रहा था कि बैठ जाओ। मैं आपको पहले कह रहा था, इसलिए कह रहा था, मैं तो जानता हूं चीजों को, मुझे बहुत दिन हो गए ये काम करते हुए। आप सब इधर देखो, मैं सामाजिक तत्वों के बारे में जानता हूं, उनका यही काम है कि वो इस तरह से जाके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। हमें उन पर ध्यान नहीं देना है। ऐसे एक नहीं 1000 लोग भी आएंगे तो वो अपने मकसद में सफल नहीं हो पाएंगे। आप समझे? मैं ये बात कब समझा, जब वो इस प्रोटेस्ट को कवर करने आए और लोग मना कर रहे हैं कि शहीद स्मारक पे जूते लेके मत जाओ, और वो लोगों से बहस कर रहे थे, मैं तभी समझ गया था कि ये हमारे लोग नहीं हो सकते। हम तो वो लोग हैं जो इस देश में अपने देशभक्त शहीदों के लिए अपना सर जो है उनके चरणों में नतमस्तक करते हैं। हम देशभक्त कौम है, हमसे कोई नहीं कह सकता। हमने अन्याय अत्याचार सहे, इसका उदाहरण ये है, लेकिन हमने हथियार नहीं उठाया। रैगर के लिए आना पड़ता है, कभी थाना गाजी के लिए आके यहाँ पैदल मार्च करना पड़ता, विधानसभा तक डंडे खाने पड़ते हैं पेट में, टांगों में, फिर गिरफ्तार करके किसी थाने में ले जाकर, थाने में ले जाके छोड़ शाम के टाइम। ये तो मुझे बहुत दिन हो गए देख के। मैंने तो देश की सबसे बड़ी तेल तिहाड़ भी 2-2 बार काटी। आज का दिन मैं याद दिला देना चाहता हूँ, इनको भी याद होगा, जो पीछे बैठे हैं उनको भी याद होगा। आज ही के दिन दिल्ली में तुगलकाबाद गुरु घर के हुए अन्याय के खिलाफ आंदोलन, मैं 98 लोगों के साथ जेल में गया था। मेरे आज भी याद है दिल्ली का ऐतिहासिक आंदोलन, जिसमें 5 लाख लोग दिल्ली इकट्ठा हुए थे। रामलीला ग्राउंड से लेकर तुगलकाबाद तक मार्च हुआ था। मेरे आज भी याद है। ये वही दिन है, ये वही दिन है। उस दिन भी हम लोग जीते थे, सरकार को झुकना पड़ा था। आज भी हम लोग जीतेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। न्याय दिलाना किसकी जिम्मेदारी है? न्याय दिलाना उस सरकार की जिम्मेदारी है। वो सरकार की हर एजेंसी, हर संवैधानिक संस्था जिम्मेदार है प्रदेश के हर एक व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति टैक्स देके इस सरकार को सरकार के बजट को मजबूत करने का काम कर रहा है। जिनकी शपथ इन्होंने, चाहे वो लोक सेवक के रूप में जब इन्होंने जिम्मेदारी ग्रहण की, चाहे वो पुलिस के भाई हो, आईपीएस आईएएस हो, या आईएएस हो, या तमाम डिपार्टमेंट हो, इन्होंने जब भी अपनी नौकरी ग्रहण की होगी तो एक शपथ ली होगी कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन विधि के अनुरूप करेंगे। जाति, धर्म, समाज, क्षेत्र, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, संवैधानिक रूप से अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यही शपथ लेते हैं जब मुख्यमंत्री मंत्री शपथ लेते हैं। मेरे साथी कह रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हो रहे थे, कांग्रेस पार्टी पे हमलावर हो रहे थे। ये इसलिए पावर में है कि हम इनको पावर में आप वोट देके भेजा। ये लोकतंत्र है। हमारी उंगली में वो ताकत है, जिसे चाहे कुर्सी पे बिठा दे, जिसे चाहे जमीन पे पटक दे। अगर हम फैसला ले लें तो ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना कोई और किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो हमारी बस्तियों में भी पैर रख दे। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता मालिक है। तो आज आप अगर यहाँ न्याय के लिए भाग आए हो, और बहुत सारे नेताओं के बारे में कहा गया, मैं किसी नेता के बारे में नहीं कहना चाहता, मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, आखिर कौन जिम्मेदार है इन 5-6 हत्याओं के लिए? जब देश की सबसे बड़ी एजेंसी, जिसको सीबीआई के रूप में हम लोग जानते हैं, वो एजेंसी जांच करने के बाद 12 साल में कोर्ट में ये नहीं स्पष्ट कर पाई कि
गरीबों की हत्या किसने की, तो कौन सी एजेंसी न्याय दिला देगी हमें? किसके भरोसे हम लोग बैठे हैं? आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, तब भी था, अब भी था। भारतीय जनता पार्टी सरकार, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस की भी तो सरकार रही इससे पहले 5 साल। उन्होंने इस मामले को फास्ट ट्रैक क्यों नहीं कराया? उन्होंने अपने समय में इसमें डिसीजन क्यों नहीं करा? उन्होंने अपनी सरकार का बड़े से बड़ा वकील खड़ा करवा के सीबीआई के साथ यह जो प्राइवेट इन्वेस्टर रखवा के जो है, प्राइवेट वकील महंगे से महंगा सुप्रीम कोर्ट के वकील को लेकर आते, अगर आपको न्याय दिलाना सुप्रीम कोर्ट में फेस वैल्यू के आप अपनी सरकार के एक मामले के लिए बड़े से बड़ा वकील हायर करके यहाँ खड़ा करते हो। अगर आपकी मंशा थी न्याय दिलाने की, तो सुप्रीम कोर्ट के प्राइवेट वकीलों को बुला के आप सीबीआई के साथ खड़े होके उनसे बहस करवाते, आरोपियों को सजा दिलवाते। आपकी मंशा नहीं थी, आप तो इंतजार कर रहे थे ठंडा होने का कि आप भूल जाओगे, और भूल जाते लोग। अगर भीड़ आदमी के लोग नहीं होते तो लोग भूल जाते अन्याय को, चुप होकर बैठ जाते, घर में चुप भी थाम लेते, क्योंकि मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए जो है मैं बधाई देता हूं भीम आर्मी के लोगों को और उन तमाम संगठनों को, सामाजिक संगठनों को, जिन्होंने मोर्चा लिया, आवाज उठाई अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ। और आज की लड़ाई नहीं है, आज टांगावास तक नहीं है, दोबारा कोई टांगावास ना हो, इसका भी संकल्प हमें इस शहीद स्मारक स्थल पे आज लेना होगा। इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। प्यारे साथियों, ये मेरे पास पहुंचे, मैंने इनसे पूछा क्या चाहते हो? इन्होंने कहा न्याय चाहिए। तो मैंने कहा 12 साल में क्या मिला? इन्होंने कहा अन्याय मिला। तो मैंने कहा जो अन्याय मिला है, उस अन्याय के खिलाफ जब तक लड़ोगे नहीं, तब तक न्याय कैसे मिलेगा? मैंने प्रदेश के जिम्मेदार साथी भी वहां थे, मैंने उनको कहा कि आप आ जाओ, चर्चा करो, तय करो। इन्होंने मुझसे कहा कि हम इसमें चुप नहीं बैठेंगे, हम एक प्रदर्शन जयपुर स्तर का करेंगे, विधानसभा गिराव का 21 तारीख को। आप आ जाओगे? और मैंने कहा समय मेरे पास कम है। तो बोले आप 21 को समय दे दो, क्योंकि 21 के बाद हम चुप नहीं बैठेंगे, उसके बाद हम गांव-गांव जाके पंचायत करके अपने लोगों को जागरूक करेंगे और एक लंबी यात्रा जो है वही टांगावास से लेके और जयपुर तक इसके इस प्रोटेस्ट के बाद निकालेंगे, लेकिन चैन से नहीं बैठेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि ऐसा करो, एक प्रोटेस्ट जो आप रख रहे हो उसमें मैं आ जाता हूं, उसके बाद फिर आप पीड़ितों के साथ बैठ के तय कर लेना कि आगे कैसे बढ़ना है। आज मैं इनसे पूछ रहा था क्या करना है, इन्होंने कहा हमने अपनी मांग पत्र रख दी। हम संवैधानिक लोग हैं, संवैधानिक भाषा को, संवैधानिक प्रक्रिया को समझते हैं। हम ये मानते हैं अगर सरकार मजबूती से पैरवी करती, हम ये मानते हैं सरकार ने दिलचस्पी ली होती, तो आज हमें इतनी बड़े पैमाने पे यहाँ इकट्ठा नहीं होना पड़ता। हम यहाँ खुशी से नहीं आए हैं, ताली बजाने नहीं आए हैं, नारा लगाने नहीं आए हैं। हम वो है जिनमें से 80% के घर भी अगर हम काम पे नहीं जाएंगे तो शाम में नहीं चलते हैं। उनके बच्चों को अच्छा भोजन, अच्छा पानी, अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। फिर भी आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो हम यहाँ पीड़ित होकर पहुंचे हैं, सरकार से सवाल पूछने पहुंचे हैं कि हमारी लड़ाई को आपने क्यों मजबूती से नहीं लड़ा। मैं आगे मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, आप ये मत समझना कि बेईमान समाज का मामला है, बिल्कुल गलतफहमी में मत रहना। ये हर कमजोर की लड़ाई है, क्योंकि इतिहास गवाह है, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो, चाहे दिल्ली में छात्रों के लिए आंदोलन हो, या एनआरसी का आंदोलन हो, या फिर दिल्ली के तुगलकाबाद गुरु घर का आंदोलन हो, या कोई भी ऐसा मामला हो, हर मामले में हमने आगे बढ़ चढ़ के, चाहे राजस्थान हो या देश का कोई भी कोना, आंदोलन करने का काम किया है, आवाज उठाने का काम किया है। आपको याद होगा 20 तारीख को आंदोलन हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर पे। 20 तारीख की रात से नेता घर में पड़ के सो रहे थे। मैं इन बच्चों के लिए पूरी रात बारिश में वहीं बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू के नीचे उस पार्लियामेंट में बैठा रहा, जिस पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में
बुलायचं पण आले होता. इसको सेंट्रल भवन कहते हैं, सेंट्रल हाउस कहते हैं, जिसमें संविधान लिखा गया और कहता याद करता रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम संविधान निर्माताओं आपने क्या भारत बनाया था, किस उम्मीद से भारत बनाया था और क्या भारत बन गया है, जहां छात्रों को भी मारा जा रहा है, बेटियों को भी डंडे घुसेड़े जा रहे हैं, बच्चियों को भी पीटा जा रहा है, बुजुर्गों को भी मारा जा रहा है. आपने क्या इसी भारत की कल्पना करी थी? और जवाब मुझे ये मिला कि नहीं, अब नहीं, अब इस अन्याय के खिलाफ मजबूती से लड़ना होगा. तो फिर हमने 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पूरे देश में छात्र हितों के लिए आंदोलन होगा. और 25 तारीख को जब इस्तीफा हुआ, मैं ऐसे ही सभा में खड़े होके अपनी बात रख रहा था आंदोलन में. पत्रकार साथी गेट से आए, मुझसे कहने लगे इशारे में, ऐसे हाथ हिला हिला के. मैंने कहा सवाल नहीं आ रही, नजदीक आके बताओ. बोले जिस मांग के लेके आप धरना कर रहे हो, आपकी मांग पूरी हो गई है, इस्तीफा हो गया है. मैं प्यारे साथियों, मैंने उनसे कहा कि इस्तीफा हो गया एक बात है, लेकिन दोबारा कहीं पेपर लीक ना हो, इसके लिए पॉलिसी सरकार को बनानी ही पड़ेगी, नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा. मैं आज भी कह रहा हूं, दागावाज दोबारा ना हो, हमें सामंतशाही को पैरों तले कुचलना पड़ेगा और सामंतवादी सोच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को हमें ताकतवर बनाने की बजाय उसको इतना कमजोर बनाना पड़ेगा कि दोबारा वो कभी सर ना उठा सके किसी कमजोर को कुचलने के लिए. याद रखना मेरी बात. ये लोकतंत्र है. मैं 2 साल पहले आया था 2023 के विधानसभा के चुनाव में, मेरे पीछे यही पहचान थी. पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया. ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं. मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा. धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान. दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान. 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था. उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ. सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले. ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ. सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ. जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूं. 9810085714. गांव की घटना है. ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है. सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा. कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर. काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी. जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं. उस पर भी आपको सोचना चाहिए. फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है. क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा. इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं. जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय.